everyone, welcome to the channel. Guys, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल जाकर देखिएगा, बट उस वीडियो के बाद भी बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी क्वेरीज एक टॉपिक पे आती है और वो है स्टॉक सिलेक्शन। कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। नाउ, जो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक लॉजिक समझाया था कि क्यों स्टॉक सिलेक्शन बिगिनर्स के लिए नहीं है। और एक बिगिनर कितनी भी कोशिश कर ले, वो स्टॉक सिलेक्शन की स्किल को मास्टर नहीं कर सकता। इसके पीछे एक लॉजिक है। वो ये लॉजिक मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था और ये लॉजिक मैं अगेन आज इस वीडियो में और इसको मैं क्लैरिफाई करूँगा। सो आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्टॉक सिलेक्शन में जो सिलेक्शन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है और उस वर्ड को कौन से ट्रेडर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं है, तो उस फील्ड में अगर आपको बोला जाए कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में कुछ सिलेक्शन करिए, तो वो सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो होता है बेसिस। अगर मैंने आपके सामने 5 प्रोडक्ट्स रखे और मैं आपको बोलूं कि आप इन 5 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, और आप लेट्स से कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो किस बेसिस पे आप 5 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपको जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जिसके पास एडवांस लेवल की नॉलेज है, सिलेक्शन वही बंदा कर सकता है। कोई बिगिनर या जिसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी सिलेक्शन नहीं कर सकता। सिलेक्शन वही करेगा जिसके पास एडवांस लेवल की नॉलेज है, क्योंकि उसको हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक कंपोनेंट के बारे में पता है और वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, और इस तरह से वो सिलेक्ट कर सकता है। सो स्टॉक सिलेक्शन एक एडवांस लेवल का टॉपिक है और मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टॉक सिलेक्शन जो है ये उनकी ट्रेनिंग के एकदम लास्ट में सिखाता हूँ, बिकॉज जब तक उनको इंटायर पूरा प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन नहीं समझ में आएगा वो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मेरे मेंटर ने मुझे ये चीज़ बहुत आखिरी में सिखाई थी और जब मुझे स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस उन्होंने सिखाया और मैंने उसको अप्लाई करना चालू किया, तब से मैंने ट्रेडिंग एक्टिवली मार्केट में चालू करी। उसके पहले मुझे ट्रेड करना अलाउ नहीं था। जो भी एनालिसिस करनी होती थी, मेरे मेंटर मुझे एक स्टॉक बता देते थे कि इस स्टॉक में आपको ये चीज़ देखनी है, और मैं उसी स्टॉक में प्रैक्टिस करता था। सिलेक्ट कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, किस बेसिस को ऊपर रखना है, किस बेसिस को नीचे रखना है, ये मुझे मेरे ट्रेनिंग के एंड में सिखाया गया। और वही सही टाइम था, क्योंकि उस समय तक मेरे पास सारी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी और मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता था। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आप देखिए, अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा डिस्कशन थोड़ा अलग होगा। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे हमारा डिस्कशन अलग होगा। इंट्राडे की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग डिस्कशन होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग डिसीजन होगा, और इन सब के लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम इंट्राडे को कंसिडर करते हैं। इंट्राडे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
इंट्राडे में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम है जो स्टॉक सिलेक्शन में, वो ये है कि स्टॉक, आप किसी पैरामीटर से किसी एक स्टॉक तक पहुंच भी गए, लेकिन उस स्टॉक का जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट आप कैप्चर करना चाहते हैं, वो मूवमेंट आपसे हमेशा मिस हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये देखिए, यहाँ पे 15:25 आप नीचे टाइम देख सकते हैं, 23 अप्रैल। ये एक मूवमेंट है यहाँ से, जो मार्केट नीचे गिरा है, राइट, गैप डाउन है यहाँ पे। और लेट्स से कि आपने कुछ ऐसे पैरामीटर सेट किए हैं जो आपको ये अ, बता रहे हैं कि आपको 24 अप्रैल को HDFC को सेल करना है। अब 24 अप्रैल आप यहाँ देख रहे हैं, अगेन आप देखिए यहाँ पे 15:25, 24 अप्रैल। अब किसी ने 25 अप्रैल के लिए अगर HDFC को बाय करने के लिए सिलेक्ट किया है, तो जब मार्केट ओपन होता है तो इस प्राइस पे मार्केट आपको दिखेगा। अब इस प्राइस पे अगेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत कम लोग बाय कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई टेक्निकल सेटअप आपको बाय करने की परमिशन नहीं देगा। अगर कोई करता है तो उसको एक प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है, बट अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये सेलर्स का मार्केट है यहाँ पे। सॉरी। और ये ऐसा क्यों होता है, ये इस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ से अगर किसी को बाय करना है तो वो यहाँ पे बाय कर सकता है, वो इस प्राइस का टारगेट रखेगा, बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और यहाँ पे टाइमिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो यहाँ पे बाय करेगा वो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, राइट। बट ये जो मूवमेंट है, आप इस मूवमेंट को देख सकते हैं, दिस इज दी टाइम, राइट, जब मार्केट क्लोज होता है। तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग प्रॉपर नहीं होगी और ये मूवमेंट आप नहीं ले पाएंगे, और ऑल्दो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट हो सकता है, और यहाँ से जो लोग सेल करना चाहते हैं उनको लॉस हो जाएगा। इंट्राडे में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो आप स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे मार्केट का जो नेचर है, इंट्राडे में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक है कि आप बाय कर सकते हैं और दूसरा है कि आप सेल कर सकते हैं, राइट। बाय और सेल, भले ही ये ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो या इक्विटी में हो। लेकिन इंट्राडे में जो बाइंग होती है उसका जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है स्विंग ट्रेडिंग वाली बाइंग से, और उसका नेचर अगेन डिफरेंट है पोजिशनल ट्रेडिंग वाली बाइंग से। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में जो बाई किया जाता है कोई स्टॉक, अगर आप लेट्स से आप HDFC को इंट्राडे में बाय कर रहे हैं, तो जो मोटिव है, यहाँ पे मैं एक रिटेल ट्रेडर का मोटिव नहीं, मैं एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के मोटिव से इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम कैश मार्केट में HDFC को बाय कर रहे हैं इंट्राडे में, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उस दिन की मूवमेंट के लिए उसको बाय नहीं करेगा। मतलब 10 o'clock मैंने HDFC में एक पोजीशन बनाई, बीइंग एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, अगर मैं ये कोई भी मेरे पास ये रीज़न हो कि HDFC में मुझे पोजीशन बनानी है, मुझे 3 महीने के लिए इसको होल्ड करना है, तो मैं इंट्राडे में धीरे धीरे करके उस स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चालू करूँगा। एक साथ तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेस कर नहीं सकता मैं, अदरवाइज मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे करके इंट्राडे में मैं उस स्टॉक को लेना चालू करूँगा। यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरे को 3:15 तक एग्जिट करना है। तो अगर मार्केट इस तरह से भी मूव कर रही है तो भी ठीक है, ऑन एंड ऑल मेरे को एक एवरेज प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें मैं एक पोजीशन बना सकता हूँ। अगले दिन भी अगर मार्केट यही मोमेंटम दिखा रही है तब भी ठीक है, राइट। क्योंकि मुझे तो अक्यूमुलेट करना है, मुझे उस दिन प्रॉफिट कमाना है ऐसा नहीं है। मैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा, और मेरा मोटिव वही है, राइट। तो एक इंस्टीट्यूशन इंट्राडे में अगर बाइंग कर रहा है तो उसका मोटिव हमेशा ये होता है कि
आने वाले कुछ महीनों में उस स्टॉक को अक्यूमुलेट करके उससे प्रॉफिट कमाना। एक इंट्राडे ट्रेडर का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि मुझे 3:15 से पहले इसमें प्रॉफिट कमाना है। अब अगर 3:15 से पहले एक इंट्राडे ट्रेडर को प्रॉफिट कमाना है तो उसको चाहिए बाजार में मूवमेंट, अग्रेसिव मूवमेंट। और वो अग्रेसिव मूवमेंट कब मिलेगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अगर बाय करना है तो उसे अग्रेसिव मूवमेंट नहीं चाहिए, उसे ऐसी स्लो मूवमेंट चाहिए ताकि एक अच्छा एवरेज प्राइस उसको मिल पाए जिसमें वो शेयर्स को अक्यूमुलेट कर रहा है। और जो अग्रेशन, जैसे आप यहाँ पे ये अग्रेसिव मूवमेंट जो आप देख रहे हैं, ये जो अग्रेशन बाजार में आया है इससे इंट्राडे ट्रेडर को फायदा होगा, लेकिन ये जो अग्रेशन है ये उस ट्रेंड का पार्ट है जिस ट्रेंड से इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को, जिसने यहाँ पे पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक्स को बाय किया है, वो अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। ये चीज समझने वाली है, मैं आप फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंट्राडे ट्रेडर के लिए इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिट कमाने का एक ही वे है कि मार्केट में एक अग्रेसिव मूवमेंट आए। और अगर मार्केट में वो अग्रेसिव मूवमेंट आती है जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, तो लेट्स से किसी इंट्राडे ट्रेडर ने यहां पे बाय किया, तो वो इस मूवमेंट से एडवांटेज ले सकता है, उसको प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन उसका प्रॉफिट यहां पे इस दिन ओवर हो जाएगा 3:15 3:20 के आसपास। लेकिन यही मूवमेंट उस ट्रेंड का एक कंपोनेंट है जो इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने जब यहाँ पे अक्यूमुलेट किया है स्टॉक को, तो इसने ये एंटिसिपेट किया है कि बाजार 3 महीने में ऊपर जाएगा। तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर डे बाय डे ही जाएगा। तो ये जो ट्रेंड यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है ये एक बहुत बड़े ओवरऑल ट्रेंड का एक पार्ट है जिससे इसको प्रॉफिट मिलेगा। 3 महीने में इसी तरह से मार्केट ऊपर जाता जाएगा, कुछ दिन ऊपर जाएगा, कुछ दिन नीचे, थोड़ा सा नीचे आएगा। जो एक ट्रेंड का नेचर है उस तरह से मार्केट फॉलो करेगा। बट मेजॉरिटी ऐसा होगा कि मार्केट इस तरह की मूवमेंट दिखाएगा या इस तरह की मूवमेंट दिखाएगा, राइट। यहां पे दिन खत्म हुआ एंड नेक्स्ट डे ये, तो ये जो गैप फॉर्म होता है इससे इंट्राडे ट्रेडर का जो प्रॉफिट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको उस मूवमेंट का एडवांटेज नहीं मिल पाता। जिसने यहाँ पे बाइंग की है उसे इस मूवमेंट का एडवांटेज बिल्कुल मिलेगा, राइट। तो ये जो गैप्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं वो क्यों होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंट्राडे ट्रेडर के लिए उसको मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है तो उसका जो एक लॉजिक है उस लॉजिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन मैंने आपको बताया, एक ये हो सकता है कि अगर आप इंट्राडे में बाय कर रहे हैं, कोई एक इंस्टीट्यूशन इंट्राडे में किसी स्टॉक को परचेज कर रहा है, तो वो ये उसको अक्यूमुलेट कर रहा है ताकि आने वाले समय में एक ट्रेंड में जब वो स्टॉक जाए तो उसको फ़ायदा हो, ऊपर जाए। हम बाइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। दूसरा जो रीज़न होता है इंट्राडे में बाय या सेल करने का, वो ये होता है कि आप ने एक लेट्स से कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, HDFC में आपका पैसा लगा हुआ है, लेकिन सेम टाइम आपको ये दिख रहा है कि एक्सिस बैंक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए आपको HDFC से अपनी पोजीशन एम्प्टी करनी होगी और वो पैसा आपको एक्सिस में लगाना होगा। तो इसे प्रोफेशनली स्विच कहा जाता है कि आप
एक स्टॉक में लेट्स से कि अभी आपको एचडीएफसी में आम, आम, नुकसान हो रहा है अराउंड 50,000 रुपीज़ का, लेकिन जो एक्सिस बैंक में आप जिस पोजीशन को एंटिसिपेट कर रहे हो, जो आपने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का वहां पे फायदा होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी में अभी है उसे आपको स्क्वायर ऑफ करना है। 50,000 रुपये का लॉस आपको लेना है और वो पैसा फिर आपको एक्सिस बैंक में लगा देना है। तो अगर आप एक्सिस बैंक में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको नेट जो प्रॉफिट होगा वो 1.5 लाख रुपए का होगा। 1,50,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। 50,000 रुपये का नुकसान आपने एचडीएफसी में लिया और 1.5 लाख रुपए आपको, 2 लाख रुपए आपको एक्सिस से मिल गए। तो ये जो डील है ये आप तभी कर सकते हैं जब एचडीएफसी का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए से कम है। लेट्स से कि एचडीएफसी में आपको 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होना था। अगर आप थोड़ा टाइम और इस स्टॉक में रहते तो ये -50,000 जो है ये +1 लाख रुपीज़ हो जाते और तब आपको इससे एग्जिट होना ही पड़ता। और वहाँ एक्सिस बैंक में अगर आप अभी पैसा लगाते तो आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। तो 50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो रहा है एक्सिस बैंक में। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी फंडामेंटल रीज़न, देखिए यहाँ अगेन आपको ध्यान देना है, विदाउट एनी फंडामेंटल रीज़न आप एचडीएफसी में सेलिंग चालू करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कोई समझ ही नहीं पाता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। हम किसी स्टॉक में सेलिंग देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सेलिंग कैसे हो गई, यहाँ पे तो बाइंग होनी चाहिए थी। हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि एकदम से सेलिंग यहाँ पे क्यों आ गई। न्यूज़ हमको ये बता रही होती है कि ये स्टॉक बाइंग के लिए अच्छा है, हमारी एनालिसिस हमको ये बताती है कि ये बाइंग के लिए अच्छा है, लेकिन एकदम से सेलिंग आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सेलिंग इसलिए आती है क्योंकि उसी सेक्टर का कोई दूसरा स्टॉक एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है एट राइट नाउ, और उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए लॉस करते हुए भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स करंट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और अपनी जो इक्विटी है वो दूसरे स्टॉक में लगा देते हैं। इसलिए जो आप सेलिंग देखते हैं, स्पेशली जो गैप डाउन सेलिंग्स होती हैं, उनके पीछे रीज़न यही होता है। अब ये सेलिंग आपने अगर जनरल नेचर ऑब्जर्व किया होगा बाजार का, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो सेलिंग होती है वो एकदम से होती है, बाइंग जो होती है वो धीरे धीरे होती है। अगर आप इस पूरे चार्ट को भी यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखिए कि सेलिंग जो है वो कितनी एकदम से अग्रेसिवली हो जाती है, ऑफलोडिंग एकदम से होती है। लेकिन जो बाइंग है ये इतनी बड़ी मूवमेंट जो यहाँ पे स्टैब्लिश हुई वो भी देखिए आप कितने धीरे 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 हो रही है। बाइंग हमेशा एक्यूमुलेशन होता है, उसमें आप धीरे धीरे उस चीज को आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं। सेलिंग में ऐसा नहीं है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि आज आप जिस स्टॉक में हो उसमें आपको 50,000 रुपये का फायदा है, लेकिन दूसरे ही स्टॉक में आपको 4 लाख रुपए का फायदा है, तो आप क्या करोगे, कल तुरंत आप जितना हो सकेगा उतना आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे और वो पैसा आप दूसरे में लगा दोगे। यही सेम चीज इंस्टीट्यूशंस के साथ भी है, राइट। तो ये जो सेलिंग हम देखते हैं, जो अग्रेसिव सेलिंग होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफलोडिंग इंस्टीट्यूशंस को करनी होती है। अब बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर, आपको ये पता है कि इंट्राडे में जो बाइंग हो रही है वो किसी एक लार्जर जो मूवमेंट है उसके लिए वहाँ पे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट किया जा रहा है, और वो लार्जर मूवमेंट भी इंट्राडे से ही कवर होगी क्योंकि डे बाय डे स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट। एक दिन में स्टॉक 400-500 पॉइंट ऊपर चले जाए और जिन्होंने बाय किया हुआ है उनको फ़ायदा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। डे बाय डे ही ऊपर जाएगा। अगले दिन मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, उसमें फिर एक उछाल आएगा,
और उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग स्टॉक परचेज करके बैठे हुए हैं। तो उन दिनों को आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। और उन दिनों को अगर आप आइडेंटिफाई करें फ्रॉम बाइंग साइड एज वेल एज फ्रॉम सेलिंग साइड, सेलिंग साइड के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको सेक्टर को स्टडी करना होगा। अगेन स्टूडेंट्स के लिए एडवांस कोर्स वीक नंबर 7 में जो स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस हैं वो आप जब स्टडी करेंगे, बहुत सारे लोगों ने किया भी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको और क्लैरिफाई होंगी। तो इंट्राडे के लिए, बाइंग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें, जो मैंने आपको ये चीज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था कि प्राइस एक्शन से स्टिमुलस को ढूंढने की कोशिश करें ना। ये जो स्टिमुलस है ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे और डीपली आपको प्राइस को स्टडी करना है कि वो स्टिमुलस कहाँ है, किस दिन होगा। और हफ्ते में हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स हैं, हर दिन किसी ना किसी स्टॉक में आपको वो स्टिमुलस मिलेगा अगर आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन को स्टडी करें। और उस स्टिमुलस से एक इंट्राडे ट्रेडर बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्जर ट्रेंड जो मार्केट में स्टैब्लिश हो रहा है, और उससे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंट्राडे में बाय करके बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप डे बाय डे उस ट्रेंड को पकड़ के उस प्रॉफिट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको स्टिमुलस कैच करना ज़रूरी है। ये जो मूवमेंट है, ये जो एरिया है, दिस इज अ स्टिमुलस, राइट? ऑल्दो ये मूवमेंट यहीं तक है 1720 तक, देन अगेन यू नो दिस इज 915 फ्रेश, अगले दिन का मूवमेंट है वो। यहाँ पे ऑप्शंस का स्टिमुलस भी है, तो ऑप्शंस में यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा अगर आप एक दिन ऑप्शंस को होल्ड करें। सेलिंग, अगर इंट्राडे के लिए सेलिंग देखनी है तो सेलिंग थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सेलिंग के लिए आपको सेक्टोरल एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि सेलिंग इंट्राडे में तभी होगी जब एक स्टॉक से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक में है। कभी भी क्रॉस सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज बैंक में मैंने एक स्टॉक को बाय किया हुआ है और मेरे को एफएमसीजी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई बाय करने की, तो मैं यहाँ पे सेल करके एफएमसीजी में बाय कर लूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क पे, एक हेज फंड में सेक्टर वाइज डिवाइड किया होता है ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को। जैसे अगर एक ग्रुप के ट्रेडर्स हैं तो एक ग्रुप में अगर 5 ट्रेडर्स हैं, वो 5 ट्रेडर्स बैंक को देखेंगे। बी ग्रुप में 5 ट्रेडर्स हैं, वो एफएमसीजी को देखेंगे। सी ग्रुप में 5 ट्रेडर्स हैं, वो रियल्टी को देखेंगे। और ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है कि आप क्रॉस सेक्ट, आप मतलब अगर बैंक वाले हो तो आप रियल्टी में आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते, आपको अलाउ ही नहीं है। जो रियल्टी वाला है वो बैंक में नहीं कर सकता, वो बैंकिंग सेक्टर को देखेगा ही नहीं, वो रियलिटी में ही फोकस करेगा। इसलिए जो इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं साइमल्टेनियसली आपको हर सेक्टर में मूवमेंट दिखेगी। मतलब आज अगर बैंकिंग में मूवमेंट है तो साथ ही साथ रियलिटी में भी होगी, एफएमसीजी में भी होगी। हो सकता है किसी सेक्टर में ज़्यादा अग्रेसिव है, किसी में कम है, बट साइमल्टेनियसली हर सेक्टर में मूवमेंट होगी, क्योंकि हर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो एक इंस्टीट्यूशन में है वो अपना अपना काम करेंगे। लेकिन कोई एक ग्रुप वाला दूसरे सेक्टर में वो एनालिसिस नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर आपको चीज़ें देखनी है तो आपको बैंकिंग सेक्टर में ही दूसरे स्टॉक्स को स्टडी करना, पूरे सेक्टर को स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। पोजिशन में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टिमुलस विच इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर मूवमेंट, उस स्टिमुलस से एक इंट्राडे ट्रेडर प्रॉफिट अर्न करता है। और ये स्टिमुलस आउट ऑफ 5 डेज आपको 3 डेज तो ये मिलेगा ही मिलेगा। डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो किस तरह से है। को कुछ लिस्ट मिल जाती है स्टॉक्स की, राइट?
तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इनके पीछे जो एक प्लस पॉइंट है इनका वो यही है कि आपको जहाँ 200 स्टॉक्स आपके सामने है वहाँ पे आपके सामने 50 स्टॉक्स आ जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। बिकॉज अगर एक स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे है तो इससे उस पीरियड की मूविंग एवरेज, मतलब अगर आपने 200 लगाया हुआ है तो वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन उस मूविंग एवरेज से ही मूवमेंट होनी है, उस मूविंग एवरेज से ही ट्रेंड डिसाइड होना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो 50 मूविंग एवरेज से डिसाइड हो रहा है, या 20 मूविंग एवरेज से डिसाइड हो रहा है, या 10 पीरियड मूविंग एवरेज से डिसाइड हो रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और वहाँ से फिर स्टोकेस्टिक सेल दे रहा है, तो वही पीरियड ट्रेंड डिसाइड कर रहा है, इसका कोई वो रीज़न नहीं है। वो तो एक रूल बनाया हुआ है, आप उस रूल को फॉलो करो, लेकिन उस रूल के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जहाँ पे 7 पीरियड मूविंग एवरेज से मैंने ट्रेंड को देखा हुआ है। अब 7 पीरियड मूविंग एवरेज आज है, कल हो सकता है कल का जो ट्रेंड है दैट इज़ कमिंग इन फ्रॉम अ लार्जर ट्रेंड और वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज से चल रहा है। तो इसको पता लगाने का कोई वो नहीं है कि जो पीरियड आप डिसाइड कर रहे हो उसी पीरियड से ट्रेंड गवर्न होगा, उसी पीरियड के हिसाब से जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपको राइट सिग्नल देंगे। मे भी हो सकता है आपको कुछ दिन ऐसा मिल जाए आप वो, बट फिर वो एक गैम्बलिंग हो जाती है कि आज हो गया, कल का हमें पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ शायद आपने भी ऑब्जर्व की होगी। एक दिन एक स्क्रीनर आपने अप्लाई किया, उसमें से आपने कुछ स्टॉक्स निकाले, उस दिन उसने अच्छा परफॉर्म किया, अगले दिन उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आई और तीसरे दिन उसने उल्टा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं बिकॉज मैकेनिकल ट्रेडिंग के पीछे कोई रीज़न नहीं होता। मैकेनिकल ट्रेडिंग मतलब जैसे टेक्निकल एनालिसिस एक रूल बेस्ड अप्रोच है, वहाँ पे कुछ रूल सेट कर दिए हैं, बस अब आप उस रूल पे काम करो। जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स को इंटरप्रिटेटिव स्किल उनके पास नहीं होती, सोचने की शक्ति उनके पास नहीं होती, उनको जो प्रोग्राम आपने उनके अंदर फीड किए हैं उसी प्रोग्राम पे वो काम करते रहेंगे, राइट। तो स्क्रीनर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप जहाँ 200 स्टॉक्स में बिल्कुल एक कन्फ्यूजन की स्टेट में है आपकी क्या करना है, 200 स्टॉक्स को स्क्रीन पे रख के कैसे एनालाइज करें, वहाँ पे आपके पास स्क्रीनर आपने लगाया तो आपके पास 10 20 30 स्टॉक्स आ जाते हैं, तो आप मेंटली थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। तो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैंने बताया कि काफ़ी एडवांस टॉपिक है ये, और मैं अपने स्टूडेंट्स को टूवर्ड्स द एंड ऑफ देयर ट्रेनिंग मैं उनको ये टॉपिक सिखाता हूँ, बिकॉज मेरे मेंटर ने भी मुझे ये टॉपिक जो है वो मेरी ट्रेनिंग के एंड में सिखाया था, और वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी डाउट हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।